आज है नतीजों का दिन, यानी कि दिल्ली के दंगल में आखिर किस पार्टी ने बाजी मारी है, यह अब से थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। कुछ सेकंड्स का इंतजार और करिए, क्योंकि उसके बाद शुरू होनी है दिल्ली की काउंटिंग। विधानसभा चुनाव जब 5 फरवरी को यहां पर वोट डाले गए और 8 फरवरी आज नतीजे आने वाले हैं। काउंटिंग के साथ ही कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे और लगभग ये बताया जा रहा है 11:30-12 बजे के आसपास काफी तस्वीरें इन 70 विधानसभा सीटों को लेकर शुरू हो जाएगी। तो बता दें आपको कि सबसे पहले मतपत्र और उसके बाद शुरू होगी ईवीएम की काउंटिंग। 699 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता दिल्ली के, जिन्होंने सभी की किस्मत 5 तारीख को ईवीएम में कैद कर दी थी। हालांकि बीजेपी काफी उत्साहित है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के फेवर में गए हैं। तो क्या 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी? 1993 में जो हुआ वो 2025 में वापस हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी अपने नाम पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं और चौथी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकती है। सिंपैथी वोट जो गेन करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की ओर से हुई थी, उस पर दिल्ली की जनता ने क्या भरोसा जताया? और क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, चाहे वो अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार अपना खाता खोलने में कामयाब होगी? थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि गठबंधन को लेकर भी कुछ इधर उधर से खबरें निकलकर आने लगी है, और यह बड़ी खबर कि 70 विधानसभा सीटें जिनके नतीजे आज साफ होंगे। दिल्ली के नतीजे ना केवल दिल्ली का भविष्य बल्कि भारत का भविष्य भी तय करने वाले बताए जा रहे हैं। और खासतौर पर आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज हो पाएगी, क्योंकि ये उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा जया आपने, अस्तित्व की लड़ाई है। और आप देखिए काउंटिंग का काउंटडाउन लगातार, आप देखिए समय नजदीक आता जा रहा है। और जिस तरह से आप देखिए ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें बंसल न्यूज पर हमने दिखाई थी, और ये वो पिटारा है जिसके अंदर कैद है प्रत्याशियों की किस्मत। मतपत्रों के साथ मतगणना की शुरुआत, और उससे पहले की ये तस्वीरें और भी ज्यादा दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाली। तमाम प्रत्याशी सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्रॉस फिंगर्स के साथ अब सभी बैठ चुके होंगे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है मतगणना का। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प था, अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ इस बात की भी लड़ाई थी कि आम आदमी पार्टी ने जो जमीन अपने लिए दिल्ली में तैयार की थी, जनता का जो भरोसा आम आदमी पार्टी ने जीता था, क्या इस बार जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताने वाली है या नहीं? इस सवाल का भी जवाब आज हमें मिलने जा रहा है। तो देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बड़ी खबर। और जिस तरह से आप देखिए 70 विधानसभा सीटों पर 19 जगहों पर मतगणना होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग आज होनी है 19 जगहों पर, और मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। यानी अब धीरे धीरे, जैसा जया कह रही थी, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तस्वीर स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, मतपत्र सबसे पहले काउंट होंगे और उसके बाद खुलेगी ईवीएम। निश्चित तौर पर तो देखिए रुझान आना अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत नजरें रहेंगी कि क्या इस बार एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था। चाहे आप 15 की विधानसभा की बात कर लीजिए, चाहे 20 में भी तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हो गए थे। और इसलिए एक तरह से साख इन एग्जिट पोल्स की भी दांव पर लगी हुई है कि क्या एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट हो पाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी, या फिर ये कहें कि बीजेपी के ब्रांड मोदी के आगे कोई भी टिक नहीं पाया है। खासतौर पर क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात करें, जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव फिलहाल हाल ही में हुए हैं, चाहे आप 2024 की बात करें, 2023 की, उनमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि ब्रांड मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल यहां से जीत हासिल कर लेते हैं, तो फिर यह होगा कि ब्रांड मोदी की टक्कर का एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास है केजरीवाल के रूप में। और महागठबंधन को लेकर यह बात कही जा रही थी, तो महागठबंधन में एक सबसे बड़ा चेहरा
उभर कर अरविंद केजरीवाल के रूप में सामने आ सकता है। चलिए, शैलन जी भी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शैलन जी, थोड़ी ही देर का इंतजार, लेकिन बहुत कुछ आज के नतीजे तय करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली का चुनाव ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो आप जैसा कह रही थी अभी कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए को की राजनीति इससे काफ़ी प्रभावित होगी, क्योंकि अगर दिल्ली में लगातार चौथी बार केजरीवाल आते हैं तो एक वो बड़ा चेहरा होंगे और इंडिया ब्लॉक में वो कम से कम राहुल के सामने तो खड़े हो ही जाएंगे। और ये लड़ाई आपने देखी होगी, कांग्रेस का जो असमंजस दिखा वो इसी को लेकर दिखा, क्योंकि वो पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय हो ना हो इसमें फंसे रहे। तो इंडिया ब्लॉक की दृष्टि से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जैसा कि आप कह रही थी कि जिस तरह से ब्रांड मोदी की आंधी रही है पिछले कुछ, जिसको मोदी ईरा हम कहते हैं 14 से लेकर अभी तक, उसमें सिर्फ दिल्ली ही ऐसी जगह है जहाँ पर कड़ी टक्कर देती रही आप और केजरीवाल के चेहरे के तौर पर। और देखिए, अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स की है आपने हमेशा से, चाहे मुद्दे की बात हो चाहे उनका अप्रोच हो, मतलब अनकन्वेंशनल है। इसलिए बीजेपी इसको अभी तक मेरे ख्याल से क्रैक नहीं कर पाई है, क्योंकि बड़े अजीब तरीके से चुनाव लड़ते हैं केजरीवाल। आपने इस पूरे इलेक्शन में भी देखा होगा केजरीवाल की राजनीतिक समझ काफ़ी अलग है दूसरे नेताओं से, क्योंकि वो अलग बैकग्राउंड से भी आए हैं और आपका जो इमर्ज है वो एनजीओ बैकग्राउंड से हुआ है। तो उस तरह से राजनीति को वो लोग नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि आप अभ्यस्त होते हैं जंग में एक ऐसे दुश्मन के सामने जिसके दांव पैंच आपको पता होते हैं। लेकिन केजरीवाल एक अलग तरह के लड़ाके हैं, अगर हम इस भाषा में बात करें तो, इसलिए हमेशा बीजेपी यहाँ फंसती रही। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही, जैसे कि एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लड़ाई बड़े कांटे की है। और इसलिए भी कुछ नहीं कहा कहने की स्थिति में लोग हैं क्योंकि कोई एक एजेंडा या कोई एक नैरेटिव सेट होता दिल्ली में दिखा नहीं, तो वोट कहाँ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है, संघ ने किया है चाहे बीजेपी ने किया है काफ़ी दिनों से, और खासतौर से झुग्गी झोपड़ियों में जिस तरह से पैठ बनाई है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोर वोटर पे जरूर डेंट मारेगी बीजेपी। और अगर वो सफल हुई झुग्गियों में तो निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं सर कि ये उम्मीद करके बैठी है बीजेपी के इस बार कांग्रेस फिर से वोट कटवा की भूमिका में रहेगी, और अगर वोट कटते हैं आम आदमी पार्टी के तो वो कांग्रेस के फेवर में जाएंगे, माफ करिएगा बीजेपी के फेवर में जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा देते। केदार सिरोही जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ ही मदन लाल भाटिया जी आम आदमी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हैं, के.एस. चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता। सभी का स्वागत। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क मदन लाल जी आपसे ही, शुभकामनाएं तीनों ही दलों को हैं, लेकिन क्या लग रहा है आज दिल्ली में, क्या इतिहास रचने वाली है आम आदमी पार्टी? क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं और एक बार फिर से क्या एग्जिट पोल को आप ध्वस्त करने वाले हैं? चलिए, इस बीच बड़ी खबर पहले जया हम बता देते हैं हमारे दर्शकों को। जिस तरह से आप देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट का पहला रुझान सामने आ चुका है। पोस्टल बैलेट में आरके पुरम से बीजेपी आगे नजर आ रही है, रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे है। बड़ा अपडेट, पोस्टल बैलेट का पहला रुझान और पहले रुझान में बीजेपी आगे। तो देखिए, ये पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, जहां रोहिणी से आप देखिए बीजेपी प्रत्याशी आगे है। और हमारी टैली बता रही है जय बीजेपी 3 और आप 3 पोस्टल बैलेट में। अगर हम टैली की बात करें तो देखिए बराबरी की टक्कर अभी तो दिखाई दे रही है। मदन लाल जी सर, ओपनिंग रिमार्क इन पर भी और जो रुझान अभी तक सामने आए उन पर भी। चलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के.एस. चौहान जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। क्या 27 साल का वनवास खत्म होगा इस बार दिल्ली में? कितनी उम्मीदें? देखिए शुभांगी जी, सबसे मेन बात यह है कि जो बरगलाने की जो कोशिश की गई 2 बार, और पहली बार बहुत ज्यादा कामयाब हुए, सेकेंड बार उतना ज्यादा 2% अगली बार में 2% वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरा, लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि आप पार्टी ने सत्ता प्राप्त की। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड बार उनको सत्ता प्राप्त हुई, उन्होंने 311 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिए, जबकि उन्होंने बोला था कि हमने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे। हॉस्पिटल 2 या 3 हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, दिल्ली को हॉस्पिटल मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक की भी जो पहले 5 साल थे
जो जो परफॉर्मेंस था, उसके बाद वो रख रखाव, वो मेंटेनेंस, वो कंटिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी वो नहीं कर पाए। वो हर चीज में आप तीसरा मुद्दा ये देखेंगे कि यमुना के पानी में 10 से 11 साल में आपने साफ नहीं कर पाए, और जो आप मुद्दा लेके चले थे वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद 5000 बसों के बारे में बोला था, वो आप नहीं कर पाए। उसके बाद शीश महल आपने बना दिया, और उसके बाद आपने घोटाले कर दिए, और न जाने कितने घोटाले किए। उसके बाद शराब का जो घोटाला हुआ, 2600 करोड़ रुपए का नुकसान किसको हुआ? दिल्ली की जनता को हुआ। वो आपने पैसा नहीं, आप पार्टी का पैसा नहीं था, आपका पैसा नहीं था, वो दिल्ली की जनता का पैसा था। 2600 करोड़ रुपए आप लोगों ने दिल्ली की जनता से छीन के, जो कि दिल्ली की जनता को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। अब मैं सबसे मेन बात बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो भी 2 बार 3 बार सत्ता लाने के लिए कामयाब हुई है, उसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि जो पैसा, जो टैक्स और जो चीजें आती थी, वो दिल्ली की इनकम में ज्यादा थी, और दिल्ली में वो जादू चल गया। ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज्यादा घोटाला किया। लेकिन यही चीज जहां पर रूरल एरिया भी है, जहां पर जैसे पंजाब है, पंजाब में वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो चलिए पा ठीक है। रहा है। चौहान साहब, आम आदमी जी। पार्टी के परफॉर्मेंस की बात हो गई, अब आप जरा बता दीजिए कि आखिर इस बार जनता आपको क्यों चुनेगी? आपने ऐसे क्या वादे किए हैं, या आपके क्या प्लान्स हैं जो आप इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जनता त्रस्त हो गई केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 3 बार आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमने पहले भी 3 स्टेट गंवाए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहां पर कैसे कमबैक हुआ? वहां की जनता ने एक बार बदल के देखा, लेकिन उसके बाद फिर कमबैक हुआ। आम आदमी पार्टी क्यों आई थी 10 साल पहले? क्योंकि जनता दिल्ली में कांग्रेस की पार्टी से त्रस्त हो गई थी, वो एक बदलाव चाहती थी, और उसके लिए बहुत लोक लुभावने, मैं इसमें मानता हूं, इसमें मास्टरी है केजरीवाल की, कि वो अपने बातों को अपनी पहुंचाने के लिए और एक क्लिक करने के लिए, एक माइंड में बिठाने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने कारगर साबित हुए, और बहुत ज्यादा उन्होंने किया भी। लेकिन अब पर्दाफाश हो चुका है, सभी लोग उनकी असलियत जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं फक्र से बोलता हूं कि आज 11 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री, आप बता दें, एक भी मंत्री जिसके ऊपर आरोप लगा हो, ठीक है, एक मंत्री जिसके ऊपर आरोप लगा हो भ्रष्टाचार का। ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर ही आपने बातें कही थी। ठीक है, मैं आती हूँ केएस चौहान जी, आपको आवाज आ रही है? मदन लाल जी, हाँ जी। मदन लाल जी, यही बात, जो शुरुआती रुझान है वो फिलहाल तो बीजेपी के पक्ष में है, हालांकि इंतजार हमें करना होगा। एग्जिट पोल 2 से 3 चुनावों में हमने देखा कि वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी इन एग्जिट पोल से काफी उत्साहित है, और उसे पूरा विश्वास है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगे हैं, उसका जनता जवाब देगी और नतीजे बीजेपी के फेवर में आएंगे। देखिए, वो लगे नहीं हैं, लगाए गए हैं। वो प्लान्ड वे में सारे काम किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक दल को परेशान करना चाहती है, उसके ऊपर इसी तरह के आरोप लगाती है, और उसके बाद उन्हीं के सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, वॉशिंग मशीन में डाल के। चाहे वो सारे महाराष्ट्र के नेता हों, चाहे वो सारे बिहार के नेता हों, चाहे वो सारे मध्य प्रदेश के नेता हों, चाहे सारे बंगाल के नेता हों, चाहे आसाम के नेता हों, जिनको इन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया, जिनके बारे में आरोप लगाए, उनको सबको मुख्यमंत्री तक बनाया, उनको सबको अपने पार्टी में पद दिए, उसके बाद सभी लोगों को टिकट दी। ये भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है चुनाव लड़ने से पहले, और अरविंद केजरीवाल की काट इनके पास किसी तरह नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, और
कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति करती है और हम काम की राजनीति करते हैं। वो काम की राजनीति करने वाला कभी भी जाति और धर्म पर बात नहीं करता। हमने अगर महिलाओं के लिए बस फ्री की है तो सारी महिलाओं के लिए है वो। हमने अगर बिजली दी है तो पूरे दिल्ली वासियों के लिए बिजली 200 यूनिट फ्री है। अगर हमने पानी फ्री दिया है तो पूरे दिल्ली वासियों के लिए पानी फ्री दिया है। हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है उसमें हिंदू जाए, मुसलमान जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, अमीर जाए, गरीब जाए, बच्चा जाए, बुढ़ा जाए, महिला ठीक है जाए, मदन माता लाल जाए, जी, बहन जाए। आपके लिए ही एक अच्छी खबर दे देते हैं। रुझान में बीजेपी 3 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक बार जल्दी से दर्शकों को बड़ी खबर दे देते हैं कि आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई और 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी 3 सीटों पर शुरुआती रुझान में फिलहाल आगे चलती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच धीरे धीरे जो शुरुआती रुझान है वो भी आना शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आ गई है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। मदन लाल जी, आपको बता दें कि जितने भी एग्जिट पोल हैं किसी भी बहुत बड़ी संस्था ने नहीं किए हैं। इनकी जो जेबी लोग हैं उन्होंने किया है। ये माहौल बनाते हैं, ये शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, ये सट्टेबाज हैं, जुआ खेलते हैं। हर बार इनका यही काम है, एक बार नहीं। एक प्रेशर बनाते हैं चुनाव आयोग पर, लोकल प्रशासन पर। भारतीय जनता पार्टी एक प्रेशर की राजनीति करती है। ठीक है। और इनके 2-3 तोते हैं जो बोलते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो। अब तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत, हम लोग को शर्म आती है कहने में, एक ऐसी संवैधानिक ठीक है, संस्था थोड़ी है देर बाद जिसको मदन लाल जी बहुत सारी- पता चलेगा, क्योंकि जब जमानत पर बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल तो उस समय जनता के बीच पहुंचकर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जनता विश्वास जताएगी, जनता मुझे कुर्सी पर बैठाएगी, तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा। लेकिन क्या वो आज हो पाएगा? क्योंकि सभी की साख, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की साख आज बहुत दाव पर लगी है। डू एंड डाई की सिचुएशन इसे कहा जा सकता है। शैलन जी, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगी। बिल्कुल, ये मुकाबला बड़ा, एग्जिट पोल की बात हो रही थी हम कहें तो, लेकिन एग्जिट पोल भी जो बता रहे हैं वो ऐसा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादातर अगर 10 में से 8 एग्जिट पोल बीजेपी को बता रहे हैं, लेकिन 5-6 सीटों का अंतर है। तो ये काफ़ी कांटे का मुकाबला है, ये माना जा सकता है और कहीं भी बाजी जा सकती है। और पूरा चुनाव जिस तरह से चलाया गया उसमें ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ी कांटे का मुकाबला रहा है, चाहे बीजेपी की कोशिश हो चाहे आपकी कोशिश हो। और इसमें बीच में बहुत महत्वपूर्ण समीकरण कांग्रेस का रहा। तो वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, कोई एजेंडा किसी पार्टी का ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो एक मुद्दे को लेकर चली हो। हाँ, एक चीज़ जरूर रही इस चुनाव में, केंद्र में केजरीवाल रहे ऐसे या वैसे, और उन्होंने ज़्यादातर पूरा चुनाव अपनी पिच पर खिलाया है बीजेपी को, ये भी कह सकते हैं। आखिरी में बीजेपी जरूर उनको बुनियादी मुद्दों पर ले गई और फिर मिडिल क्लास को एड्रेस किया जिस तरह से बजट में। तो आखिरी के 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो आपकी एज निश्चित रूप से दिख रही थी। माहौल की बात करें हम, जो परसेप्शन एक होता है उसकी बात करें, लेकिन आखिरी में बीजेपी ने गेन किया। इसलिए बड़े कांटे के मुकाबला अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ जाएगी। और जिस तरह से टैली बता रही है कि 9 सीटों पर आप आगे चल रही है बैलेट पे, हालांकि ये बैलेट पे एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लेकर अपने साथ आई है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अभी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। आप 9 और बीजेपी 4। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अभी देखिए शुरुआती रुझान है और इस शुरुआती रुझानों में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है नई दिल्ली सीट पे केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से इस बार चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का केंद्र ही केजरीवाल थे, नई दिल्ली सीट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे। और ऐसे में अब अगर केजरीवाल शुरुआती रुझानों में पीछे हैं तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी, जो आप कह रहे थे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नेक टू नेक फाइट है इस बार। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, और जो जिस तरह के रुझान आने शुरू हुए उसमें दिखने भी लगा है। देखिए, इसमें ये जरूर महत्वपूर्ण है कि जिसने ग्राउंड लेवल पर काम किया होगा तो वो जरूर ये चुनाव को जीतेगा, क्योंकि इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इस तरह का जब क्लोज फाइट होती है, तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरी में कौन अपना वोटर निकाल पाता है, बूथ तक ले जा पाता है। तो इसमें बीजेपी माहिर मानी जाती है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो संगठन के स्तर पर आपने हमेशा उसको टक्कर दी है, क्योंकि उसका
जो एनजीओ का बैकग्राउंड है, जिस तरह से वो मैन टू मैन मार्किंग करके काम करते हैं, तो ये लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो जाती है दिल्ली में, खासतौर से संगठन के स्तर में। पूरे देश की बात करें तो हम बीजेपी संगठन के स्तर पर इस तरह के बूथ मैनेजमेंट होता है उसमें आगे निकल जाती है, लेकिन दिल्ली में आपका भी नेटवर्क उतना ही तगड़ा है जितना बीजेपी का है। और जिस तरह से कहा जा रहा है संघ ने झुग्गी झोपड़ी में काफ़ी काम किया है, जो कोर वोटर रहा है आपका 2 चुनाव से, अगर उसको वो साध पाए तो निश्चित रूप से डेंट मारेगी बीजेपी। और अभी जैसी टैली दिख रही है 12 और 4 का अंतर दिख रहा है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आखिरी में चुनाव काफ़ी बदला है। और दूसरी बात है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप थे केजरीवाल में, इस बार जो 2 चुनाव से केजरीवाल की छवि रही कि एक ईमानदार नेता, देश का सबसे ईमानदार नेता, उसको डेंट जरूर पहुंचा था, शराब घोटाला हो, और वो कहीं ना कहीं उस पर डिफेंसिव हुए थे। हालांकि बीजेपी ने उस तरह से उनको इस मुद्दे पे इसलिए नहीं छेड़ा कि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वोट भी ले जाते हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव अंदर ही अंदर सेट हुआ होगा उसने जरूर असर डाला होगा। और बीजेपी अगर केजरीवाल को डेंट जिस तरह से कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में वो पीछे चल रहे हैं, तो ये पूरा चुनाव डिसाइड करेगा, क्योंकि केजरीवाल को डैमेज होता है तो आप निश्चित रूप से पीछे जाएगी। और इसका असर सर दिल्ली के साथ पंजाब में भी पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका असर पंजाब पर भी आपको दिखाई देगा। अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी लूज कर देती है तो, और उसके साथ ही छोटी पार्टी से उभर कर जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनने की और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कदम बढ़ाए थे, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप निकाय चुनाव में देख लीजिए, अलग अलग स्टेट में, गोवा में आप देख लीजिए, तो उस पर जरूर इसका असर दिखाई देगा। केदार सिरोही जी, ओपनिंग रिमार्क आपसे क्या होगा आज, क्योंकि अभी से नतीजे आए नहीं है, लेकिन गठबंधन को लेकर चर्चाएं बहुत शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अभी तो आज 12-1 बजे तक तो चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। जैसे जैसे आपकी टेली के आंकड़े चेंज होते रहेंगे, लोगों के स्टेटमेंट चेंज होते रहेंगे, लोगों की प्लानिंग चेंज होती रहेगी, तो ये तो 12-1 बजे तक चलता रहेगा। रहा सवाल इस चुनाव का, तो मुझे 2-3 चीजें इस चुनाव में ठीक जो लगी। कांग्रेस ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में किया है, वोट परसेंटेज हमारा काफी बढ़ेगा, ये गारंटी के साथ में है। हमारे वोटर तक हम लोग पहुंचे हैं। बीच में हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत इस बार की है। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव में सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं अपने अपने लीडर्स के प्रति। मैंने भी बहुत बारीकी से इस चुनाव को देखा है, तमाम एंगल से देखा है, टेक्निकली देखा है, उनके स्टेटमेंट, बीजेन और तमाम जो संदीप दीक्षित जी ने इस बार परफॉर्मेंस दिया है वो तारीफ काबिल है। उनकी जो समझ थी, जो उनकी बातचीत का लहजा था, जो मुद्दों को जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में रखा, तमाम तरीके से वहाँ जिस तरीके से चुनाव को इशू पर केंद्रित किया था, उसमें सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो संदीप दीक्षित जी का रहा है। और उसका परिणाम अभी आपकी इधर दिख भी रहा है कि अभी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। कितने पीछे होंगे अभी एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी का शुरुआती दौर में चाहे वो मिले। लेकिन सिरोही साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आपका खाता खुल गया है बादली सीट से, वहां पर आगे चल रही है कांग्रेस। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि पिछले 2 चुनावों में आपका खाता नहीं खुल पाया था, इस बार चुनाव में आपकी मेहनत, अलका लांबा जी भी कह रही थी बहुत मेहनत की है पार्टी ने, और आप देखिए रुझानों में अब बादली से आपकी पार्टी आगे चल रही है। बहुत सी जगह अच्छे रिजल्ट आएंगे बहन। अभी देखिए, 2-3 चीजें हैं। हम सरकार फॉर्मेशन में नहीं है, तो मैं पहले भी कहा उस स्थिति में हम नहीं है, पर हाँ, जो हमारा अल्टीमेटली बात है वोट परसेंटेज का, वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। वो और भी सीटों पर हम लोग अच्छा। मैं लौटूंगी आपके पास सर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए, और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। वीरेंद्र सचदेवा है
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को मुद्दों से भटकने नहीं दिया। हमने पानी का मुद्दा उठाया, हमने सीवेज का मुद्दा उठाया, हमने यमुना में गंदगी का मुद्दा उठाया, हमने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे हमने उठाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नतीजे आज बीजेपी के पक्ष में आएंगे, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। अपनी बात पूरी करिए सिरोही जी। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि इस बार जो चुनाव है वो बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, अल्टीमेटली जो दो तरीके का होता है, एक तो पार्टी अपने हिसाब से चुनाव को ले जाती है और दूसरा जनता के हिसाब से। तो चुनाव जो जनता के मुद्दों पर होता है वो सबके लिए भला के लायक होता है, वो पार्टी की विचारधारा के लिए भी ठीक होता है। जब तक हम लोग इश्यूज पे नहीं आएंगे, जब तक मुद्दों पे नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बातें कर ले या आम आदमी पार्टी जो मुद्दों पे लेके आया है वो कांग्रेस ने पूरा काम किया है। सारे लोगों ने बिल्कुल, लेकिन फिर भी सिरोही जी, कांग्रेस इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार हमारी बनेगी। आप इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, कांग्रेस ने एक इतिहास रचा है दिल्ली में, उसके बावजूद कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि हम दोनों पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, या एक भी नेता ये कहता नजर नहीं आया कि हम सरकार बनाएंगे। इसके पीछे की भी तो वजह होगी ना। वो उसकी वजह ये है, देखिए, वहां हम संगठनात्मक रूप से कमजोर रहे हैं। इस बार चुनाव बड़ी उससे लड़ा है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार रहेगी, संगठन पे काम चालू हो गया। बीच में हमारा संगठन लंबे समय सत्ता में रहने के कारण जो संगठन है वो टूट जाता है, एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। ये इन पार्टियों के साथ भी इस तरीके का आएगा। हमारे पास देखिए बैकअप में आरएसएस की तरह नहीं है, एक नकाब वाला संगठन नहीं है जो यूं कहे कि हमें तो राजनीति करनी ही नहीं है, और चुनाव के समय हम देखते हैं वो हमारे घर में भी आके पर्ची डालने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके का एक जब संगठन होता है तो उसका एक एज मिलता है, वो कांग्रेस के पास नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पर आने वाले समय में कांग्रेस ने अपने संगठन पर पूरी बारीकी से काम शुरू कर दिया है वो जनता तक पहुंचने का, क्योंकि हमारे पास कामों की बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सब ये झूठ झाट है, ये सब जितने भी बोलते हैं ना, ये इनकी स्थितियां सबको मालूम है। जो काम कांग्रेस ने किया इस देश में आजादी के पहले, आजादी के बाद, वो न ये कांग्रेस भाजपा कर पाएगी और न ये आम आदमी पार्टी कर पाएगी। हाँ, ये मस्त मोला लोग हैं, ये बड़ा गजब का झूठ। ठीक है, सिरोही जी ने बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि वहाँ संगठन की दिक्कत है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बिंदु उन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया, क्योंकि और बीजेपी कांग्रेस के जो असमंजस था जया दिल्ली में, उसकी भी एक वजह ये थी कि राहुल गांधी ने कई बार चाहा भी, जैसे शुरू में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन उनको समझ में आया कि संगठन की दिक्कत है, और इसलिए वो शायद एक और वजह रही बीच में, वो पीछे गए, क्योंकि उस तरह से माहौल नहीं बना पाते बिना संगठन के। और जो भी कैंडिडेट देखिए कांग्रेस के लड़ रहे हैं, और जहां उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज बढ़ाएगी, तो वो कैंडिडेट जो इंडिविजुअल उनकी जो ताकत है उसके आधार पर बढ़ाएगी। संगठन के स्तर पर कांग्रेस निश्चित रूप से काफ़ी पीछे थी वहाँ, और ये कांग्रेस की इसे विडम्बना कहिए कि इतनी मजबूत पार्टी जिसने 15 साल लगातार दिल्ली में सत्ता पर काबिज रही, और इतना मजबूत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसा, और उसको वो कायम नहीं रख पाए, मतलब रिवाइवल भी नहीं कर पाई कांग्रेस, और एकदम से 4% वोट पे आ गई। तो ये संगठनात्मक जिस तरह से इग्नोर किया केंद्रीय नेतृत्व ने कई बार प्रदेश के संगठनों पर, उसका ये नतीजा है कांग्रेस को, और ये कई देश के कई राज्यों में ये देखा गया है जिस तरह से कांग्रेस पीछे हुई। बिल्कुल, यानी शैलेंद्र जी ये कहे कि एक सेफ गेम खेला कांग्रेस ने, कैंडिडेट्स पर ही चुनाव इस बार का कांग्रेस का नजर आया, और जिस तरह से खुद ही जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस ने कोई गेम नहीं खेला, वो बस उपस्थिति थी उसकी और कोशिश थी आखिरी में, जिस तरह से राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छेड़ा आपने, उसके बाद जरूर कांग्रेस एग्रेसिव हुई, और उसके निश्चित रूप से वोट परसेंटेज पे अंतर आएगा। वोट प्रभावित करने की कोशिश तो कांग्रेस की ओर से की गई है, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं, और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचने लगे हैं दरबार में ईश्वर के। सुबह से ही वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के बाद आज जो प्रत्याशी हैं वो मंदिर में जा रहे हैं, यहाँ तक कि गुरुद्वारे की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रत्याशी जो अलग अलग है, नजर आ रहा है कि बहुत जरूरी है ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए।
ट्वीट बना होगा। चलिए, मदन लाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मदन लाल जी, आपसे रिएक्शन, उसके बाद मैं चौहान साहब के पास जाऊंगी। शुरुआती जो रुझान हैं वो बहुत अच्छे आम आदमी पार्टी के लिए कहे नहीं जा सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। और अगर हम 2013 के बाद 2020 की बात करें, 15 की बात करें, तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वो मार्जिन 2020 में आके बहुत कम हो गया था। केवल 20 और 21 का 20-21 हजार वोटों का अंतर रहा था अरविंद केजरीवाल की जीत में। अब बीजेपी का प्रयास है कि इस मार्जिन को भी हम कर दें, कम करें, और उसके बाद नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो जाए। तो ये भी तो एक चुनौती है ना, वोटों का अंतर। नहीं, चुनाव का नाम ही एक चुनौती है, बिना चुनौती के तो चुनाव होता ही नहीं है। और हमने 3 बार सरकार चलाई है, उसमें बहुत कुछ आप सामने आया है। और हम पहले भी कह चुके हैं, हमने काम की राजनीति करते हैं हम। और बीजेपी के 3 तोते हमने बताया था। इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं बताया कि महिलाओं के कितने वोट पड़े हैं, कितने पुरुषों के वोट पड़े हैं और कितने प्रतिशत वोट सही पड़ा है। तो इस तरह की बातें, तो जब सरकार एक तरफ काम करेगी, इन सब के बावजूद हमारा प्रदर्शन आज बहुत अच्छा होगा। हम पुनः चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। चौथी बार सरकार बनाने के बाद भी क्या चुनाव आयोग पर आप सवाल खड़े करेंगे? देखिए, हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है। चुनाव आयोग पर सिर्फ इसलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने स्वयं सारे टीवी चैनलों ने देश के दिखाया कि उन्होंने साड़ी बांटी, जूते बांटे, पैसे बांटे। स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, हमारे कहने पर नहीं। तमाम मामलों में हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी स्वतः संज्ञान लेता है। कहीं घटना बड़ी हो जाती है तो स्वतः वो रिपोर्ट मंगा लेते हैं माननीय न्यायालय। इनको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए इनकी निष्पक्षता साबित होगी। ठीक है, केस जय, देखिए 10 साल बाद टैली बदली है आपकी, कांग्रेस एक सीट पे जीरो मिटा है कांग्रेस का। ये बहुत महत्वपूर्ण है जाए, क्योंकि ये जो एक अंक दिख रहा है ये काफी महत्वपूर्ण पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप अगर एक सीट पे वो आगे चल रही तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है। भले ये नतीजा कैसे भी कन्वर्ट हो, लेकिन ये तय हो गया है कि वोट परसेंट कांग्रेस का बढ़ रहा है। और अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा तो बीजेपी की उम्मीदें निश्चित रूप से बिल्कुल ऊंची होंगी। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। शुभांगी, इस टैली पर भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 22 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे है। और जैसा कि शैलेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने खाता खोला है, और आप देखिए जिस तरह से 0 सीटों का जो आंकड़ा लगातार कांग्रेस को पिछले चुनाव में मिला, इस बार पहली सीट है वो कांग्रेस जिस पर आगे चल रही है, यानी खाता खुल चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 10। मार्जिन आप देखिए इसमें ही काफी दिलचस्प अब होते जा रहे हैं ये रुझान, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। बीजेपी के लिए ये भी है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, जहां बाय इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। और ये जो सीट थी वो बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे है उसने बहुत निराश किया है, खासतौर पर अयोध्या की सीट पर। और अब जब मिल्कीपुर के बाय इलेक्शन को जीतेगी तो यूपी की योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत मॉरली ये कहेंगे हम, मनोबल के हिसाब से ये बहुत बड़ी, अगर आगे चल रही बीजेपी अगर सीट निकाल लेती है वो, तो काफी महत्वपूर्ण जीत होगी। क्योंकि अयोध्या बड़ा एक जख्म हो गया है बीजेपी के लिए, जिस तरह से राम मंदिर बना और वहां पर हार गई बीजेपी लोकसभा में। अगर ये मिल्कीपुर सीट जीतती है, और जिस तरह से उपचुनाव में रिवाइव किया था बीजेपी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में, उसका असर होगा निश्चित रूप से। और ये इसको बीजेपी जरूर ये कहेगी कि पश्चाताप का वोट है ये, कि जिस तरह से लोकसभा में अयोध्या वासियों ने हराया बीजेपी को, तो ये वहां पर एक वापसी के संकेत होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है मॉरली बीजेपी के लिए, मनोबल की दृष्टि से। जी निश्चित तौर पर। केएस चौहान साहब क्या कहेंगे सर, तैयारी हो रही है क्या? मोहतरमा, सबसे मेन बात यह है कि जो जनता होती है वो जनता किसी पार्टी की नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उसके लिए क्या उचित है वो देखती है, और उस समय वही वोट दे के जाती है। उस समय उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वो ये देखती है, और वो उसको वोट दे के आती है। आज आप रुझान देख सकते हैं। मैं नमन करता हूं दिल्ली की जनता को
कि उन्होंने इस टाइप से रुझान देने चालू कर दिए और यही परिणाम में परिवर्तित होंगे। दूसरी बात, कांग्रेस मैं लौटूंगी आपके पास चौहान साहब। इस लौटूंगी बीच आपके देखिए पास। एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बतानी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप तक अपडेट्स भी हमें पहुंचाने हैं, शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर है। आप देखिए जो चुनाव के नतीजे इस बार दिलचस्प बार बार कहे जा रहे थे, निश्चित तौर पर ये दिलचस्प होते जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में अगर आप देखें 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अब बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर बीजेपी नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर आगे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 2 से 3 चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस से छिटककर आम आदमी पार्टी के पास गया था, और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य कम से कम 5 सीटों में अपने प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया था। वोटों का अंतर बहुत ज्यादा था, और अब 2025 में वो समीकरण बदलते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। देखिए जय, ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर मुस्लिम सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो इसके 2 संकेत मिलते हैं। एक तो कांग्रेस ने यहाँ पर वोट काटा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2020 में जब दंगे हुए थे तुरंत चुनाव के बाद, तो इसमें जो आप और केजरीवाल का स्टैंड था वो उससे मुस्लिम काफ़ी नाराज थे। तो इन सीटों पर वो फैक्टर जरूर असर करा होगा, और ये वोट निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ गया होगा, और कुछ सीटों पर AIM भी है। तो ये वोट अगर बटा है, शुरुआती संकेत से ऐसा लग रहा है ये वोट बटा है, तो बीजेपी बहुत आगे जाएगी, ये निश्चित है। बिल्कुल। और जिस तरह से जया आप देखिए मुस्लिम बाहुल्य सीटों की जब बात हो रही थी तो ये MSP था, एक मुश्त वोट जब आम आदमी पार्टी को मिलता था, तो इस बार लोगों में नाराजगी काम को लेकर भी नजर आई, जिसका जिक्र अभी मदन जी कर रहे थे, अब हमारे साथ नहीं है। वो कह रहे थे काम हमने बहुत किया है, जनता हमारे काम को जानती है और काम को ही जनता वोट देती आई है। चलिए मदन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मदन जी आप ही के पास आना चाह रही थी। आप देखिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र 5 वो सीटें मुख्य रूप से चौहान जी कुछ कहना जहां चाह रहे हैं, एक बार मुस्लिम उनको जरूर। प्रत्याशी को ही आपने इस बार भी काफी सेफली उतारा था, लेकिन यहां तो बीजेपी आगे चल रही है। देखिए अभी हमने आपको कहा कि पोस्टल बैलेट हैं, ये सरकारी कर्मचारियों के पत्र होते हैं, सारे मत पत्र, और ये निश्चित रूप से बहुत असर नहीं डालते हैं। अभी EVM खुलने दीजिए। बहुत स्पष्ट हम बता दें आपको कि निश्चित रूप से जब 10 बजे तक कुछ तस्वीर सामने होगी, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने काम की राजनीति की, हम बार बार ये कहते हैं, हम जाति और धर्म पर बात नहीं करते हैं, और दिल्ली की जनता को हमारा काम पसंद आया है। चलिए, और ये बड़ी खबर कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से केवल 3 सीट दूर है। हालांकि ये रुझान है, और ये रुझान अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले आज हो जानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। डबल इंजन की सरकार फिर इसे कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एक तो केंद्र में तीसरी बार वापसी मोदी की, और उसके बाद दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म करके बीजेपी सरकार बना लेती है। तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और उसका असर आप ये भी सोच लीजिए कि दिल्ली इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो अगले साल या फिर जो इस साल होने वाले बाकी के विधानसभा चुनाव है उन पर भी बहुत इफेक्ट डालने वाले हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता अगर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है और यही नतीजों में कन्वर्ट होता है। चौहान साहब 34 सीटों पर बीजेपी अब आगे हो गई है, रुझानों में क्या कहेंगे? 1 सीट दूर है बहुमत से। ये मोहतरमा दिलचस्प परिणाम नहीं, दिल खुश परिणाम है। क्या इसको बात? ये बोल सकते हैं, दिलचस्प से ज्यादा दिल खुश परिणाम है। अब मैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में भी कुछ बोल दूं कि जो उन्होंने बोला कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, संगठन नहीं है, तो कांग्रेस के पास ना तो खड़े करने के लिए नेता थे, ना स्पष्ट करने के लिए नीति थी, और ना ही कंट्रोल करने के लिए कोई नेतृत्व था, और ना ही टीम में वर्क करने के लिए इनकी नीयत थी। लेकिन चौहान साहब आपका काम कर दिया है कांग्रेस ने, कांग्रेस की आपका काम सरल कर दिया कांग्रेस ने, आसान बना दिया सर जी। आपका काम आसान किया, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में, ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझान से। देखिए आजकल जनता इतनी स्मार्ट है सर, इतनी स्मार्ट है कि वो अगर आप सभी सीटों में खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो ये जानती है कि हम जब वोट देने जा रहे हैं तो हम उसको वोट दें जो यहाँ पर सरकार बना सके और उसको विकास कर सके।
तो वो उसी को वोट दे। इनके पास मोहतरमा 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे नेता ही नहीं थे जिनको खड़ा कर सके। कांग्रेस के पास 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके पास नेता नहीं थे। इन्होंने अपनी जो लिस्ट है इस वजह से लेट की है। आप पूछ लीजिए, कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए। उसके बाद आज अभी आप पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे थे कि हमने जाति और धर्म की राजनीति। हमने धर्म की राजनीति की है। धर्म किसको बोलते हैं? तो देश काल और परिस्थिति के लिए जो उचित हो वो धर्म होता है। तो धर्म में सभी चीजें आती है। धर्म में क्या आता है कि हम सभी को समान रूप से उनका हक दें, समान रूप से वितरण कराएं, अंत्योदय तक लेके जाएं, ये धर्म होता है। और देखिए सिरोही जी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 2 सीटें हो गई अब रुझानों में। सिरोही जी, चौहान साहब, सिरोही जी भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। 2 सीटें हो गई हैं रुझानों में, उनकी भी आगे। भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब सुन लीजिएगा, सुन लीजिए सर, मैं भी आपकी सुन रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बड़ी, मैं कहता हूँ बड़े स्मार्ट लोग हैं। देश काल परिस्थिति, हिंदू राष्ट्र, सनातन, ऐसे 25-40 इनके शब्द हैं। ये इनके भाषणों में आप इन्हीं 40-45 शब्दों के इर्द गिर्द ये घूमते हैं, बात करते हैं, और इनका एक भी काम नहीं करते। देश काल परिस्थिति, अरे देश काल परिस्थिति में ये बेरोजगारी भी है क्या? ये देश काल परिस्थिति, इसमें अमेरिका से बेड़िया लगा का है, ये भी है क्या? ये देश काल परिस्थिति, इसमें डॉलर का गिरना भी है क्या? ये देश काल परिस्थिति, इसमें 70 दिन से किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे, ये भी है क्या? ये देश काल परिस्थिति जिसमें उल्टी परिक्रमा वो गंगा जी में एक नेताजी लगा रहे थे ट्रैक सूट पहन के, वो मनमोहन सिंह जी को तो बोलते थे कि वो नहाते हैं तो ऊपर से प्लास्टिक का पहन लेते हैं कपड़ा, ट्रैक सूट पहन के उधर उल्टी परिक्रमा लगा रहे थे। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातनी, अरे ये देश काल परिस्थितियां जो है ये आपकी सबने देखी है। ये शब्दों के मायाजाल में लोग उलझे थे, वो सब अब निकलने लगे हैं क्या? आप लोगों का जो गणित है वो सबको समझ में आ गया। हिंदू सनातन इनकी बात कर, ये किसान भी चलिए ठीक है। सिरोही जी, चौहान साहब आपकी देश हाल परिस्थिति की कविता पे कुछ कहना चाह रहे हैं? देश काल और परिस्थिति ने मोहतरमा ये बता दिया है कि आप 40 सालों से 1984 में आपने पूर्ण बहुमत हासिल की थी, उसके बाद आज तक 41 साल हो गए। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चलने वाली जनता ने आपको आज तक पूर्ण बहुमत नहीं दी। आपको यूपीए सरकार को पूर्ण बहुमत से है, आपको नहीं। सुनिए, सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। झूठ बोलने का परिस्थिति बोलती है, सुनिए साहब, सुनिए, यही देश काल और परिस्थिति बोलती है 50% से ऊपर साक्षर हुई है, तब से आपको आने नहीं दिया। और उसके बाद आपने जो किया वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आपने, ये जनता देखती है कि 108 सालों से 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आपके 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम सब जानते हैं वो कौन से परिवार से रहते थे। यही देश काल और परिस्थिति ये दिखाती है कि परिवारवाद चलेगा कि राष्ट्रवाद चलेगा। अरे आपके तो 5-6 हुए हैं। सिखाती है। अरे सर आपके तो 5-6 हुए। जी शैलेंद्र जी, सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए सर। बीजेपी और देखिए परिस्थिति में 5-6 ही है। एक सेकंड सिरोही जी, चौहान जी रुक जाइए सर, शैलेंद्र जी भी कुछ पूछ रहे हैं। 2014 में आज 3 राज्यों में चौहान साहब राजपूत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं जय ये कह रहा हूँ कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य था यहाँ पे दिल्ली में, देखिए दिल्ली का चुनाव इस आधार पर, ध्रुवीकरण इस आधार पर नहीं होता है दिल्ली में, क्योंकि ये जाति समीकरण वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। धर्म का मुद्दा ज़्यादा वहाँ इस बार भी देखिए नहीं चला। वहाँ चलता आय वर्ग के हिसाब से, जो है आय वर्ग उसमें मापदंड हो जाता। और इस बार भी जैसे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, यहाँ पर वोट कहीं ना कहीं इस तरह से ध्रुवीकरण वहाँ पर होता है। तो मुद्दा जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए जरूर देखें, लेकिन उनका भाषणों का कंटेंट आपने देखा होगा, उन्होंने कटेंगे बटेंगे का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उन्होंने यमुना का मुद्दा उछाला, और उसके बाद वो सतह पर आया और वो मुद्दे फिर बुनियादी सुविधाओं तक गए। तो बीजेपी ने बहुत इस चुनाव को बड़े तरीके से लड़ा है कि कौन सा मुद्दा, जैसे उन्होंने
केजरीवाल वर्सेस अपना फेस नहीं उतारा था, लेकिन आखिरी में देखिए कि खुद उन्होंने गलती की। केजरीवाल ने गारंटी के वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी और ये केजरीवाल की गारंटी। तो जिस तरह से दोनों आमने सामने जब गारंटी पर आए तो निश्चित रूप से मोदी भारी पड़ते हैं, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी ने ये तो करके दिखाया है कि जो बोला है वो किया है। तो दिल्ली में ये केजरीवाल वहाँ गलती कर गए और कुछ दिनों के लिए चुनाव दोनों केजरीवाल वर्सेस मोदी भी बना वहाँ, तो उसका नुकसान मेरे ख्याल से आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल की छवि पहले दो चुनाव जैसी नहीं थी इस बार। लेकिन जहाँ तक छवि का सवाल है, भ्रष्टाचार या ईमानदारी के मुद्दे पर मोदी का उसमें जवाब नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं। तो ये नुकसान वहाँ उठाना पड़ा और बीजेपी भी ये चाहती थी। और फिर मोदी भी जब रैली में आए तो उन्होंने भी खुद को पेश किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे जिताइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो इस तरह से ये चुनाव बीजेपी ने फेस का, अगर हम चेहरों की बात करें तो इस तरह बड़े बहुत चालाकी और बड़ी चतुराई से ये इसको प्ले किया इस बार के चुनाव में सर मंच से जो आप जिक्र भी कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की खासतौर पर अगर हम बात करें तो स्थानीय मुद्दों को ही उठाने की कोशिश की है, जो लगातार दिल्ली की समस्या बनी हुई थी। धर्म का या जाति का मुद्दा बाकी इलेक्शन की तरह या बाकी राज्यों के चुनाव की तरह दिल्ली में सुनाई नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए, और यहाँ बड़ा दिलचस्प, जैसा कि मैं बड़ा दिलचस्प एक ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप बहुत ध्यान से इस चुनाव को देखें, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास वर्सेस अपर मिडिल क्लास, क्योंकि जो फ्रीबीज का लाभ है वो अपर मिडिल क्लास को नहीं मिलता, और ये बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली में, क्योंकि उसका बच्चा एक तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, जो इलाज वो सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो उसको लगा कि ये तो हमारे साथ धोखा है, आप सारा रेवड़ियाँ गरीब वर्ग को बांट रहे हो और हमारा क्या, क्योंकि उसका संघर्ष भी बड़ा होता है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास हमारे यहाँ जो कहलाता है वो भी संघर्ष से ही अपनी जीवन जीता रहता है, और दिल्ली जैसे महानगर में। तो ये ध्रुवीकरण निश्चित रूप से वहाँ हुआ, और 1 तारीख को जब बजट आया तो उसको उस अपर मिडिल क्लास को एड्रेस किया बीजेपी, तो वो वोट निश्चित रूप से बीजेपी को मिला होगा। तो ये एक, अभी तो आंकड़े हम बहुत जल्दी है अभी काफ़ी टाइम है, 31 और 23 पर है, अभी हम नहीं कह सकते फाइनल नतीजे क्या होंगे, लेकिन इसका असर जरूर होगा। जय, निश्चित तौर पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। मदन लाल जी, आपसे रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं चौहान साहब के पास जाऊंगी। 5 साल में या 10 साल में आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली के लिए बहुत काम किया हो, जो बात आप लगातार मंच से कहते रहे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त में, यानी कि 2022 के बाद 2024-25 तक भ्रष्टाचार का मुद्दा, स्वाति मालीवाल का मुद्दा, यमुना में गंदगी का मुद्दा और प्रदूषण जो सबसे ज्यादा रहा, और उसके बाद एक जो गंभीर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की ओर से वो रहे कि यमुना में जहर हरियाणा सरकार घोल रही है, और उससे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐन वक्त पर कैच करते हुए ये आरोप लगा दिए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि जिस पानी को हम पी रहे हैं, या इतना गंभीर आरोप कि वो जहर मिलाने का काम कर दे। और बिल्कुल जया, देखिए बीजेपी 30 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 25। ये अपडेट बता रहा है कि सिर्फ 5 सीटों की, आप देखिए 5 सीटों का अंतर दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच, करीबी टक्कर है बहुत। बिल्कुल 5 सीटों का ही सिर्फ फासला है। और जया ने जो सवाल किया मदन जी, अब फासला ज्यादा सीटों का नहीं है। चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चौहान साहब, दावे जीत के बेहद करीबी टक्कर ये दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे पूरी तरह से बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार तो दिल्ली में हम बनाने जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये हमेशा ही चेहरे को लेकर खड़ा होता रहा कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, और अब बीजेपी जब चुनाव जीत जाएगी तो फिर क्या होगा, मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? क्योंकि रमेश बिधूड़ी हो गए, प्रवेश वर्मा हो गए, गौतम जी हो गए, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया है पार्टी के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद हम मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। पार्टी के पास भी एक चुनौती होगी, किसे बनाया जाए सीएम। देखिए मोहतरमा, जो दिल्ली की जनता जो वोट दे के आई है, वो सिर्फ नाम को वोट दे के नहीं आई है, काम को वोट दे के आई। अगर हम मोदी के नाम से वोट मांगते हैं तो मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, वो मोदी एक काम है। काम जिन्होंने निरंतर 10 सालों 11 साल करके दिखाया, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता बता भी रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है वो करके दिखाया है। वो ये काम ये भी दिखाता है कि वर्ल्ड में हम 5वीं इकोनॉमी में, वर्ल्ड में हम मोबाइल सेक्टर बनाने में 4थे स्थान पे हैं। वो यही दिखाता है कि हम
तीसरे स्थान पे स्टॉक एक्सचेंज पे है, दूसरे स्थान पे हम लोग कोरोना के बाद जो बहुत ज्यादा डेवलप कंट्रीज है उसमें, पहले स्थान पे है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे। ये सभी काम जो वो दिखाते हैं। अब उसके बाद नाम जो भी आए, लेकिन काम तो वही होगा ना, काम पूरा परिवार कर रहा है, कोई एक इंसान नहीं कर रहा है, एक इंसान नहीं कर रहा है, पूरा परिवार कर रहा है। तो मोदी भी अगर हम लोग बोलते हैं तो वो काम का है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमेशा काम पे विश्वास रखती है, नाम पे विश्वास नहीं रखती है। नाम जो भी आएगा वो काम यही करेगा, ये इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी देती है, और वो गारंटी आम जनता भी समझती है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि लड़ाके हैं, कौन? केजरीवाल। लड़ाके नहीं भाई साहब, लुटेरे हैं केजरीवाल, ये बोलना चाहिए, लड़ाके नहीं लुटेरे हैं। बिल्कुल आम जनता समझती है। और आप देखिए इसीलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, चौहान साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा, 28 और 28 सीटों पर अब बराबरी की होगी ये लड़ाई। देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला टाई का है इस वक्त। 2 सीटें कांग्रेस के पास भी है, खाता खुलने के साथ आप देखिए 1 सीट और मिल गई है, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिलहाल बराबरी पर है, टाई हो रहा है यहाँ पर मुकाबला। 28 सीटें जिन पर दोनों ही राजनीतिक दल आगे चल रही हैं। चौहान जी, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा अभी। देखिए आसान कोई भी रहा नहीं होती है। हमने दो सीटों से चालू किया था मोहतरमा, 2 सीटों से। आज हम कहां पर हैं, और वो किस लिए है? क्योंकि भारत की जनता ये जानती है कि हमारे लिए विकल्प क्या। ठीक है, एक और खबर बता देते हैं जल्दी से। बीजेपी 27 और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे है। ये देखिए, ये अब ऊपर नीचे सब कुछ होता नजर आ रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि अभी तक बीजेपी लीड लेती रुझानों में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आ गई है। बीजेपी 2 सीट पीछे इस वक्त चल रही है, 27 सीटें, और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर। बहुत कड़ा मुकाबला, नेक टू नेक फाइट इसे कहा जाएगा, क्योंकि करीबी टक्कर है, और ऐन वक्त तक का इंतजार हमें इन नतीजों के लिए तो कम से कम करना पड़ेगा कि ऐन वक्त पर क्या उलटफेर हो जाए, कोई इसका अंदाजा शायद नहीं लगा सकता है। शैलेंद्र जी, आपका रिएक्शन, फिर मेहमानों के पास जाऊंगी। जैसा कि एग्जिट पोल में भी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुकाबला तो कड़ा होगा, जैसे 27 और 28 सीटों पर दोनों पार्टियां आगे हैं। निश्चित रूप से ये काफ़ी नज़दीकी लड़ाई है जया, और ये रुझान आगे तक जाके रहेगा। और जिस तरह से कल परसों आपने ये संभावना जता दी थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, तो उसको भी अंदाजा था आपको कि ऐसे ही कुछ नतीजे आसपास रहेंगे। देखिए एक और बड़ा अपडेट हम दे देते हैं, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है, ये बड़ा अपडेट। जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे, कुछ एग्जिट पोल भी बीजेपी को ही बहुमत दिला रहे थे, और अब ये बड़ा अपडेट, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और बहुमत भी बीजेपी को मिल रही है। जी शैलेंद्र जी, आप बात पूरी करें। देखिए अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ये बड़े शुरुआती इसमें पोस्टर बैलेट भी हैं कहीं कहीं पर, तो इसमें एकदम हम अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए देखिए बड़ी फ्रिक्वेंटली नतीजे आगे जो रुझान है, हम नतीजे नहीं कहेंगे, रुझान जो मिल रहे हैं वह काफ़ी बदल। अभी कम से कम मुझे लगता है कि आधा घंटा और लगेगा कि जब थोड़ा सा हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, क्योंकि ये बहुत पहला राउंड होगा कहीं, या ये सिर्फ पोस्टर बैलेट के ही आंकड़े होंगे। और 36 सीटों पर आगे, अगर जिस तरह से 39 सीटों पर बीजेपी को आगे बताया जा रहा है, तो हमको 15-20 मिनट और इंतजार करना चाहिए, तब हम कुछ अंदाजा लगाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये संकेत तो मिलने लगे हैं कि मुकाबला नज़दीकी होगा, और काफ़ी कुछ दिलचस्प स्थिति यहाँ पे बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण 2 सीट पर कांग्रेस दिख रही है, तो ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये पूरे समीकरण भी बदल सकता है पूरा चुनाव का। जिस तरह से कांग्रेस 2 सीटों पर आगे दिख रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के पास मुस्कुराने का मौका है, क्योंकि 2 चुनावों से वो 0-0 से आंकड़ा जी रुझान एकदम से फिर पलट गए हैं। बीजेपी 42 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर। काफी दिलचस्प ये। और आप देखिए मिनट टू मिनट जैसे कार्यक्रम होते हैं राजनीतिक मेहमानों के और राजनेताओं के, वैसे ही मिनट टू मिनट ये रुझान भी अलग अलग करवट बदल रहे हैं। शिवांगी, जिस तरह से मतगणना होती है ईवीएम के जरिए, तो इस तरह के रुझान आने स्वाभाविक हैं। और शुरुआती घंटे किसी भी आपने चुनाव में देखा होगा कि पहला घंटा इसी तरह से चलता है, क्योंकि जब तक एक तरफा चुनाव ना हो तो ये एंड वक्त तक का इंतजार करना पड़ेगा शैलेंद्र जी, या शुरुआत में ही? मुझे लगता है आधा घंटे बाद थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होगी चीजें, फिर आंकड़े इतनी तेजी से नहीं बदलेंगे, लेकिन अभी काफी दिलचस्प स्थिति है।
निश्चित तौर पर मदन लाल जी, इस पर आपका रिएक्शन क्या आएगा सर? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, बहुत तस्वीरें 2020 के बाद, 2015 के बाद बदलती हुई 2025 में अब दिखाई दे रही है। एक तरफा नहीं जा रहा ये मुकाबला। देखिए, तस्वीर तो बदलेगी, कुछ नुकसान संभावित है, क्योंकि जिस तरह के नैरेटिव सेट किए गए राजनीतिक दलों के लिए करती है भारतीय जनता पार्टी, उसने आम आदमी पार्टी को पिछले 3-4 साल से टारगेट किया है और अभी तक आरोप लगाए हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये दिल्ली की जनता भी जानती है और दिल्ली की जनता को पता है, जानकारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी वो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में जो भी घोषणाएं की, आज तक कहीं 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया इन्होंने, ये लोगों को पता है। और दिल्ली सिर्फ एक राज्य की दिल्ली नहीं है, उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, असम के लोग भी हैं, हिमाचल के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, झारखंड के लोग भी हैं, मदन लाल जी, लोग भी हैं। एक काउंटर क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप उस पर भी जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि कुछ तो नुकसान सीटों का होगा, तो उस नुकसान की वजह इसके पीछे क्या मानते हैं? बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में क्या मानेंगे कि नुकसान के पीछे की वजह क्या? और एक और सवाल ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से रणनीति खेलती है, तो फिर आप जो कॉन्फिडेंस लेकर जनता के बीच पहुंचे थे कि जनता हमारा साथ देगी, इसका अर्थ तो यह है कि अगर बीजेपी जीतती है तो आपकी बात मतदाताओं तक आप पहुंचाने में सफल नहीं रहे हैं, मतदाता नहीं माने आपकी बात को। देखिए, मतदाता हमारी बात को माना है और एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। हम पिछले 11 साल से सरकार चला रहे हैं, हमारी कुछ दुश्वारियां भी सामने आई होंगी, हमारे कुछ कैंडिडेट भी अच्छे नहीं काम कर रहे होंगे, सरकार मिलजुल कर चलती है। हमने 8 विधायकों के टिकट काटे भी थे, आपको जानकारी होगी, और वो बीजेपी में भी चले गए। जी हाँ, वो तो इनका काम ही यही है, ये ऑपरेशन लोटस चलाकर ये किसी भी तरह पहले आरोप लगाते हैं, फिर दबाव बनाते हैं, फिर जांचें कराते हैं, उसके बाद। लेकिन आपके विधायक जो गए हैं दल छोड़कर, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा के गए हैं कि जिस बात को, जिस नीति को उठाया था, जिस सिद्धांत पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, वो सिद्धांत अब रहा नहीं, भ्रष्टाचार की पार्टी है। जब वो बीजेपी के कहने पर यहाँ टिकट ना मिलने पर गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, और अच्छी बात तो नहीं कहेंगे जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको। जय, देखिए इसमें एक बात जो बोल रहे हैं मदन लाल जी, ये बात सही है कि संगठन के स्तर पर जरूर आप में अंदर खलबली रही, चाहे सौती वालीवाल जैसा मामला हो और भी मामले हो। जिस तरह से 8 विधायक बीजेपी में आए एंड चुनाव के 1-2 दिन पहले, तो कुछ तो नेटवर्क उनका होता है, कुछ ना पर्सनल एक वोट बैंक तो होता है, इसने निश्चित रूप से डैमेज किया है। और जिस तरह से आपका जो शीर्ष नेतृत्व, जो अपर लीडरशिप जेल में रही 2-2.5 साल जो भी है, तो उसने भी काफ़ी असर डाला संगठन में कसावट के स्तर पर, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहे और केजरीवाल की पर्सनल इमेज को भी डेंट पहुंचा। क्योंकि शराब घोटाले का जिस तरह से चर्चा हुई, ओके, केजरीवाल इसमें तो माहिर हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेल जाते हैं, लेकिन इस तरह से वो विक्टिम कार्ड खेल नहीं पाए। और बीजेपी को भी शुरू में लगा था कि ये विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे केजरीवाल, इसलिए उस तरह से अटैक नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल को बीजेपी दूसरी तरफ चुनाव को ले गई। लेकिन इसने असर जरूर डाला है, क्योंकि जिस तरह से डेंट हुआ है केजरीवाल की छवि को, अभी जो आंकड़े कह रहे हैं, अगर उस वैसे रिजल्ट रहे तो हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे ने काफ़ी असर किया है। एक तो संगठन के स्तर पर आप में जो खलबली थी, दूसरे नेतृत्व के स्तर पर केजरीवाल को डेंट पहुंचा, तीसरे समीकरणों के स्तर पर, जातीय समीकरण हो या दूसरे समीकरण हो, बीजेपी ने जिस तरह से चीज़ों को साधा, चाहे झुग्गी झोपड़ी में उनका नेटवर्क हो, आरएसएस ने काम किया, तो ये सारे मुद्दे आप इन पर घिर गई कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर बिल्कुल। चौहान जी, हाँ बिल्कुल चौहान जी, देखिए एमएसपी की बात हो रही थी, जो एमएसपी रही है आम आदमी पार्टी की, वो एंटी करप्शन जो वो लेकर आए थे, एक मुहिम हम कहेंगे, जिसके साथ जनता ने भी जुड़कर उनको भरोसा जताया था। वो भरोसा शायद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, कल भी अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे कि आप विधायकों को फोन लगा रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं और अपनी पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं। ऐसे आरोप आए दिन आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी लगाए गए थे। देखिए मोहतरमा, आम आदमी पार्टी को पहले ही पता चल गया था कि हमारी स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, ये सब पता चल गया था। इसीलिए इन्होंने पहले से ही अपना कार्य करना चालू कर दिया, अपने बयान बदलना चालू कर दिया। अभी 10 मिनट पहले ही, 10 से 15 मिनट पहले जो हमारे साथी प्रवक्ता की जो लैंग्वेज थी,
आम आदमी पार्टी के साथी प्रवक्ता की जो लैंग्वेज थी, अभी वो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। चेंज इसलिए हो गई है कि उन्होंने अब रुझान देखना चालू कर दिया है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब पिछली 2 बार से आप जीते, दिल्ली जीते, तो उस समय क्या केंद्र में सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 बार आप जीते, तो क्या चुनाव आयोग वो नहीं था? आप चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और सबसे मेन बात ये है मोहतरमा कि जब आपका जो केस है वो है कोर्ट में, तो कोर्ट के हिसाब से सभी चीजें चलेंगी, ना कि किसी पार्टी विशेष के हिसाब से चलेंगी। बिल्कुल। और देखिए चौहान साहब, जिस तरह के अब रुझान भी आ रहे हैं, मैं भी एमएसपी बोल गई यूएसपी को, इतने दिलचस्प ये रुझान है। और आप देखिए 36 आपकी सीटें बताई जा रही हैं, बीजेपी की सीटें, और 36 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी भी आपके पीछे पीछे ही आ रही है।